Hello everyone. I welcome you all to today's editorial analysis, that is 27th of May. So today in this session we will be discussing two important editorials, one from The Hindu and another from Indian Express. From The Hindu we have an editorial on the heat resilience, where what we can do to tackle the current heat waves, and another editorial we have on saving. So, those who are new in this analysis, I would like to tell you, in these editorial analysis, I bring important editorials from different newspapers. मैं उनको explain करती हूँ आपको simple manner में, and also do some value addition from my side. So let's start. यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक important चीज भी दिखाना चाहूंगी. So there is a term that appeared in this editorial, that is wet bulb temperatures. And from this term, we have recently seen a question in the UPSC CSE prelims 2025. So this shows us कि हमें कितना ज्यादा curious रहना है, and this also shows us about the relevance of newspaper in the UPSC prelims. So जब भी आप कोई भी term देख रहे हैं, the students who are being mentored by me, उनको भी मैं कंटिन्यूसली बताती हूँ कि जब भी आपको कोई टर्म दिख रहा है न्यूज़पेपर में, आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, आप उसको क्विक सर्च कीजिए. टुडे वी हैव टेक्नोलॉजीज लाइक गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब एक्सेट्रा. तो किसी भी चीज को समझना इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होना चाहिए आपके लिए. तो आप उसको सर्च कीजिए और उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसको मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इधर पर जैसे हमारा क्वेश्चन है, हीट वेव्स इन इंडिया are no longer a seasonal inconvenience but a public health and systemic governance challenge. तो यहाँ पर बोल रहा है कि हीट वेव सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ आपको गर्मी लग रही है, ये एक पब्लिक हेल्थ और गवर्नेंस चैलेंज की तरह इमर्ज कर रहा है. सो यहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और ऑल्सो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू टैकल दैट. नाउ सिंस द प्रीलिम्स इज ओवर, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट डूइंग मेंस आंसर राइटिंग, जिसके लिए आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स का आपके पास कंटेंट भी है. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं. सो डू ट्राई टू राइट दीज आंसर्स. आप उसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे भेज सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये एक्सट्रीम हीट इवेंट्स जो हो रहे हैं, सो एज पर आईएमडी देयर आर ओवर 280 हीट वेव डेज दैट वर रिकॉर्डेड अक्रॉस इंडिया. तो अगर जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस है, हाउ कैन वी स्टार्ट इट, सो आइदर वी कैन डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हीट वेव, या फिर हम इसके रिलेटेड वी कैन गिव सम डेटा, व्हाट इज दी लाइक कितनी हीट वेव्स हो रही है, क्या हो रहा है, जिसमें कि इफ यू आर गिविंग सम ऑथेंटिक डेटा ऑफ मे बी आईएमडी विच इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट 55% राइज हुआ है हीट वेव डेज बिटवीन 2010 टू 2019. अगर हम 2000 से 2009 के बीच और 2010 और 19 के बीच में कंपैरिजन करें तो हीट वेव में 55% राइज हो गया है. ये सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल इशू नहीं है हमारे लिए, टेम्परेचर राइज का इशू नहीं है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज भी हो रही है. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट इट्स इम्पैक्ट, तो वी आर विटनेसिंग हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस. काफी ज्यादा हीट स्ट्रोक केसेस हमने अहमदाबाद में देखे थे लास्ट ईयर. ठीक है, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि एल्डरली हो गए, चिल्ड्रन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन, पीपल विथ क्रॉनिक डिसीजेस. देन क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, जैसा कि एडिटोरियल में बताया है कि काफी हेल्थ वर्कर्स हीट एक्सपोजर के लिए स्क्रीन नहीं करते हैं, अर्ली साइंस जो है वो मिस हो जाते हैं. तो जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं दैट द वर्कर्स हैव टू फॉलो, दैट द इंडस्ट्रीज हैव टू फॉलो, वो फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से हीट वेव का ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट. फिर हमको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इससे देखने को मिलते हैं अंडर प्रोलॉन्ग हीट कंडीशंस. इंसान जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ड्यू टू सो मच हीट. देन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इससे इम्पैक्ट हो जाती है. ये चीज मैंने काफी टाइम इन एडिटोरियल एनालिसिस में हाईलाइट की है कि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे. अगर आप उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे सो योर प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस. अब इसमें अगर हम एक डेटा देखें आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट एस्टिमेट्स कि 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स हम लूज कर सकते हैं ड्यू टू हीट स्ट्रेस. हीट स्ट्रेस मतलब दिस इज रियली ह्यूज. फिर जो डेली वेज वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, उनके ऊपर इस चीज का सबसे ज्यादा फर्क होता है. ना उनके पास कोई कूलर है, ना पंखा है, बाहर रोड पर लेटे हुए हैं, रोड पर वो काम कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज एन इशू. उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये हीट वेव का इम्पैक्ट होता है. जैसे कि दिल्ली में अगर हम एस्टिमेट करें तो हीट की वजह से जो प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड समवेयर अराउंड 2800 crore. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें तो क्राइसिस
जो इस क्राइसिस जो चल रही है हीट वेव की, इसके जो रिस्पॉन्सेज है इतने ज्यादा नहीं है, रिएक्टिव है ना कि प्रोएक्टिव, सिलोड है। ठीक है, इमरजेंसी एडमिशंस पर फोकस होता है रेदर देन प्रिवेंशन। जैसे हीट वेव से डील करने के लिए प्रिवेंशन क्या है भाई, ज्यादा जैसे दिन के टाइम पे आप ज्यादा बाहर मत निकलिए, ओआरएस आप पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत ज्यादा ऐसे ठंडा गर्म मत कीजिए आप, तुरंत एसी में तुरंत बाहर। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स जिसके ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा है। हीट स्क्रीनिंग होनी चाहिए पूरा। देन पुअर अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में अगर आप ग्रीन स्पेसेस बनाओगे तो इतना ज्यादा हीट आइलैंड का इफेक्ट नहीं होगा। एनवायरमेंट पे अगेन अर्बन हीट आइलैंड, वाटर बॉडीज डिग्रेड हो रही है, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है उससे और ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, विच इज फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा एसी चला रहे हैं, ज्यादा कूलर चला रहे हैं, ज्यादा फैन चला रहे हैं, फ्रिज में ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो दैट इज की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है तो फिर से फॉसिल फ्यूल हमें ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है, विच इज अगेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो दिस इज अ विशियस साइकिल ऑफ हीट एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो रिएक्टिव से हमको प्रिवेंटिव केयर पर जाना पड़ेगा, जैसे कि आशा, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ है, इनको हम हीट सेफ्टी चैंपियंस बना सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एडवाइजरीज, हाइड्रेशन किट्स दे दो लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद में हीट एक्शन प्लान के तहत किया भी गया। फिर क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हमको बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हीट कॉर्नर्स बना दो हॉस्पिटल्स में, प्री स्टॉक कूलिंग किट्स, हीट ड्रिल्स। ठीक है, कि अगर ऐसी हीट वेव हो रही है तो हॉस्पिटल्स में अगर ऐसे इतने पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं हीट स्ट्रोक की वजह से तो उनको क्या करना है, ट्रीटमेंट एडजस्ट करो क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए। फिर अर्बन प्लानिंग एंड लेबर पॉलिसीज, तो कूल रूफिंग हो सकती है जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, बस स्टॉप शेडेड हो सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स हम बना सकते हैं, आउटडोर वर्किंग आवर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं सुबह सुबह आप शुरू कर दो, ठीक है, और शाम के टाइम पे उसको मतलब, तो वर्किंग आवर्स इस तरह से हम आउटडोर वर्किंग आवर्स इस तरह से रेगुलेट हो सकते हैं कि सुबह सुबह कर लिया और शाम के टाइम पे कर लिया, जो दोपहर का टाइम है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर सोर होता है उस टाइम पे नहीं करें हम ज्यादा। कूलिंग स्टेशंस को सब्सिडाइज कर दें हम इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। फिर एक होता है कि इक्विटी फोकस्ड मेजर्स, दैट इज इक्विटी मतलब अब जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं जैसे कि होमलेस, स्लम ड्वेलर्स, एल्डरली, इनके ऊपर आई थिंक हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग हेल्थ चेकअप्स और मोबाइल हाइड्रेशन स्टेशंस होने चाहिए जगह जगह पर। अगर आप हाइड्रेशन स्टेशंस लगाओगे लोगों के लिए तो हम हीट वेव से डील कर सकते हैं। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, दैट इज कि एकेडमिया, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, सबको साथ में आकर काम करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डील विद सच इश्यूज। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट, सिटी प्लानर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबको साथ में काम करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लो इस पे कि कैसे पॉलिसी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा हमारा। अब इट इज नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई कुछ काम नहीं कर रही है, तो ऑलरेडी काम हो रहा है काफी, जैसे कि नेशनल हीट एक्शन प्लान है हमारे पास जो कि एनडीएमए ने लॉन्च किया है। ओके, अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान है हमारे पास। फिर ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है डब्ल्यूएचओ की गाइडेंस के अंदर। सो दीज आर सम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो कि कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। नाउ कंक्लूजन अल्टीमेटली की जो एक्सट्रीम हीट है, अब जैसे कि हमने देखा कि वो सिर्फ एक वेदर हजार्ड नहीं रह गया, सिर्फ इतना नहीं रह गया कि गर्मी पड़ रही है, बट उसके इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो। सो वी हैव टू टेक स्टेप्स एज सजेस्टेड। नाउ जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है, द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। ठीक है, तो हीट इम्पैक्ट जो है इसका सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज द वल्नरेबल सेक्शन। और किसी भी सोसाइटी को कि वो कितनी अच्छी है वो ऐसे ही मेजर किया जाता है कि उसके वल्नरेबल सेक्शंस की स्थिति कैसी है। सो दैट इज व्हाट गांधी जी हैज सेड। तो इस तरह के किसी कोट से हम इसको एंड भी कर सकते हैं। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है हीट वेव से, वो इस आइडियल को जरूर हमें अपहोल्ड करना चाहिए। इधर पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी कि जब भी आप कोट लिखते हैं, कोट के बाद उसको डेफिनेटली आपको लिंक करना है। इट इज नॉट लाइक कि बस मैंने कोट लिख के छोड़ दिया, मुझे उसको कनेक्ट करना है, हाउ दिस कोट इज रेलिवेंट फॉर इंडियाज स्ट्रैटेजी फॉर डीलिंग विद द हीट वेव्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज अबाउट सेबी। ये एक माइंड मैप है जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, खुद भी आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक से माइंड मैप बनाना है। नाउ अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर सेबी पर एलिगेशंस लगे थे, एलिगेशंस लगाए थे एक यूएस बेस्ड फर्म जो कि है हिंडनबर्ग रिसर्च। ओके, जिसकी वजह से सेबी की जो चेयरमैन है माधवी बुच एक्सेट्रा, इन सब पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए थे। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल अभी रिसेंटली जो सेबी है उसने काफी स्टेप्स भी लिए हैं इसके लिए। सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस। सेबी इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। जब ये हुआ था हिंडनबर्ग वाला कंट्रोवर्सी, एट दैट टाइम ऑल्सो
I did an editorial analysis. So सेबी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी, इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है ये, जैसे कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक्सेट्रा। तो उनको डील करता है ये। फिर रीसेंट कंट्रोवर्सीज लेकिन आई हैं, जैसे कि माधवीपुरी बुच एक्सेट्रा, ये सब ऐसा एलिगेशंस थे इनके ऊपर कि कुछ स्कैम वगैरह में ये लोग इन्वॉल्व है। अब क्या क्या चैलेंजेस सेबी फेस करता है एंड व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। सो सेबी की अगर हम बात करें तो इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992। तो इससे पता चलता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। इसका मैंडेट है कि इन्वेस्टर्स, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसको, उस पैसे को ये लोग उसके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, मार्केट्स को रेगुलेट करें और ऑर्डरली ग्रोथ प्रमोट करें। ठीक है, जैसे कि वी हैव सीन स्कैम्स लाइक ये आपका क्या कहते हैं 1992, वो एक वेब सीरीज भी बनी थी। ठीक है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो उस तरह के जो ऑलरेडी कुछ स्कैम्स हुए जो 1992 में हुआ था, तो उस तरह के स्कैम्स नहीं हुए स्टॉक मार्केट में, दैट इज व्हाई वी हैव सच बॉडीज। देन वी हैव रीसेंट एलिगेशंस इन्वॉल्विंग ओपेक डिस्क्लोजर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली जैसे कि अभी हिंडनबर्ग अडानी कंट्रोवर्सी एक्सेट्रा ये हुआ है। तो इस सबसे अगेंस्ट सेबी की रोबस्टनेस पे क्वेश्चंस उठ गए। चैलेंजेस क्या क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर गैप, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बोला कि एक फॉर्मर सेबी चीफ फैमिली हेल्ड स्टेक्स इन ऑफशोर फंड्स विद लिंक्स टू इन्वेस्टिगेटेड एंटिटीज विदाउट पब्लिक डिस्क्लोजर। तो ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे। जो फॉर्मर सेबी चीफ थी माधवीपुरी बुच की, उनकी फैमिली के काफी स्टेक्स थे ऑफशोर फंड्स में, और कुछ उसका पब्लिक डिस्क्लोजर इतना ज्यादा नहीं था। फिर एमपीज और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह सेबी ऑफिशियल्स को ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि उन्हें अपने पर्सनल असेट्स पब्लिकली बताने, दैट इज एन इशू। सहारा केस डिलेड डिस्क्लोजर इन एनएससीज को। ओके, सो देर वॉज अ टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, यस। तो हाँ, एमपी सुप्रीम कोर्ट जजेस इन तरह के, इन इस तरह से सेबी ऑफिशियल्स को कुछ मैंडेट भी नहीं है कि उन्हें अपने पर्सनल असेट्स डिस्क्लोज करने हैं। फिर सहारा केस डिस्क्लोज, इसमें भी पता चला कि सेबी का जो रोल है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रह पाया है। फिर वीक रिक्यूजल मैकेनिज्म, जैसे कि कोडिफाइड रिक्यूजल प्रोसीजर्स नहीं है, जैसे कि यूएस का में जो ऐसी सिक्योरिटी बॉडी है। परसीव कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर पब्लिक डिस्क्लोजर। फिर जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हैं वो भी कई बार काफी ओपेक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंट्रास्ट करें यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ, तो वो डिटेल एनफोर्समेंट रिपोर्ट्स निकालती है, जैसा कि सेबी के साथ नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिससे ओवरऑल लाइक सेबी इटसेल्फ के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इरोड हो जाता है। जैसे कि इंडिया के पास 170 मिलियन डीमैट अकाउंट्स है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है अगर ऐसी जो बॉडी है जो सिक्योरिटीज मार्केट को डील कर रही है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं तो लोगों को लगता है कि फिर उनका पैसा सेफ नहीं है, लोग फिर इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं। रेगुलेटरी ओपेसिटी अंडरमाइंस रिटेल ट्रस्ट स्पेशली एज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ग्रोथ। तो अभी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, ट्रेडिंग कुछ होती है जिसमें काफी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो लोगों का उसमें ट्रस्ट कम हो सकता है। इंटरनेशनल रेप्यूटेशन भी हमारी इंपैक्ट होती है। जैसे कि इंडिया 51st थी वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंडेक्स में, लेकिन अगर रिपीटेड लैप्सेस होंगे तो हमारा एफपीआई जो बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है वो भी हमारा डिग्रेड हो सकता है। मार्केट इंटेग्रिटी भी रिस्क हो सकती है। अनडिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट्स रेगुलेटरी डिसीजंस रिस्क स्क्वीइंग मार्केट फेयरनेस पोटेंशियली वायलेटिंग राइट टू इक्वालिटी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए सेबी ऑफिशियल्स का। ठीक है, जो चैलेंजेस होता है उसको ऑपोजिट ही वे फॉरवर्ड होता है, जैसे कि रेक्यूजल फ्रेमवर्क को आप कोडिफाई कर दो, एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी आ जाए ओईसीडी गाइडलाइंस के तहत। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट पैनल हम बना सकते हैं, जैसा कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी सजेस्ट किया कि सेबी को मॉनिटर करने के लिए अगेन एक आप एपेलेट ट्रिब्यूनल बना दो जो कि देखे कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन की, जहां पर हम यूएसए से सीख सकते हैं। स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना चाहिए। ओपन एक्सेस सेबी डिस्क्लोजर डैशबोर्ड बना दीजिए आप। देन गवर्नमेंट और सेबी ने ऑलरेडी कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि सेबी अंडर चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, उन्होंने एक्नॉलेज किया गैप्स को और एक हाई लेवल कमिटी इनिशिएट की ताकि डिस्क्लोजर वगैरह आ सके। इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस सिस्टम इन सबको भी एनहांस किया है। अब अल्टीमेटली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं बी आर अम्बेडकर के एक कोट से कि पब्लिक कंसाइंस जो है वो मस्ट बी दी अल्टीमेट सैंक्शन। ठीक है, तो ये जो बॉडीज है इन सब में ट्रांसपेरेंसी एथिक्स ये सब होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रह सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप you all like this breakdown. If you like it, do like, share and subscribe the video, and thank you for watching it.